3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज देना है तो मैं इसको दूसरे ही स्लॉट में। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, मैं चाहता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों आए, तो मैं क्या भरूं। में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, 1 जनवरी 2022 के बाद का चाहिए, अभी बना नहीं है, 10 दिन बाद मिलेगा, मैं फॉर्म कैसे भरूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सीयूटी 2022 के फॉर्म के रिगार्डिंग आपको जो समस्याएं आ रही है, सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। हमने क्या किया था, एक कम्युनिटी पोल कराया था जिसमें हमने पूछा था कि क्या आपने अभी तक अपना फॉर्म भरा या नहीं भरा। अगर फॉर्म नहीं भरा तो आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, जिसमें लगभग 600 से ज्यादा जो है वो कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। इन 600 कमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने जो कॉमन 15 समस्याएं थी मैंने उसको फिल्टर आउट किया है। ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 550 बच्चों के यही 15 समस्याएं घूम फिर कर कहीं ना कहीं आ रही हैं। सारी समस्याओं की मैं बात करूंगा, उनके सॉल्यूशंस दूंगा और किस तरीके से आप फॉर्म में गलती ना करें वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, गलत फॉर्म मत भरिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हर एक बात को बहुत क्लियरली मैं समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि फॉर्म में गलती होने का स्कोप कहां पर है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स बननी, वो सब आप लोग सही भरोगे, ये मैं मान के चलता हूं। और वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा कि मम्मी की स्पेलिंग गलत हो गई, पापा की स्पेलिंग गलत, तो वो सब अलग मैटर है। पॉइंट कहां से शुरू होता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यहां से आपका खेल शुरू होता है। यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन। सबसे पहला आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस भी दिखेगा, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको यहां पे, कि यहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम और उसमें आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर गलती होती है। दूसरा स्टेप होता है जहां पर हमको स्लॉट में टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना होता है। अब बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मुझको 3 पेपर देना है, तो मुझको ये बता दीजिए सर कि मैं दूसरे स्लॉट में भरूं या पहले स्लॉट में भरूं। 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज देना है तो मैं इसको दूसरे ही स्लॉट में सारा भर दूं, क्यों मैं पहला स्लॉट यूज करूं। अगर मैं पहला स्लॉट नहीं भरता हूं तो क्या मुझको कुछ दिक्कत होगी एग्जाम में। दोनों स्लॉट का मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, मैं चाहता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों आए, तो मैं क्या भरूं क्वेश्चन पेपर मीडियम, मैं इंग्लिश भरूं या मैं हिंदी भरूं। ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आप सभी के मन में हैं, उन सभी चीजों पे मैं आप बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका ये प्रॉब्लम है कि मैं फॉर्म भर चुका हूं और मेरा वहां पर बाद में एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, अब मुझको वहां पे कुछ टेस्ट पेपर्स और ऐड करने, ये मैं कैसे कर सकूंगा। आपके मन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्याएं हैं, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, 1 जनवरी 2022 के बाद का चाहिए, अभी बना नहीं है, 10 दिन बाद मिलेगा, मैं फॉर्म कैसे भरूं। ये सारी समस्याओं पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं मैंने जितनी बातें बोला है इन्हीं में मैक्सिमम समस्याएं आपकी होंगी। कुछ कॉमन और भी डाउट्स होंगे, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में उन सब डाउट्स को ले लूंगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तभी मजा आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन में कैसे आपको चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये सोच लेना है, आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आप बीए कोर्स के हैं या बीएससी कोर्स के हैं, बीकॉम कोर्स के हैं, बीएलएलबी कोर्स के हैं, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो हमने कोर्स वाइज वीडियो दी है, जिसमें हमने ये बताया है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स किस किस यूनिवर्सिटीज में चलता है, किस किस कोर्स के नाम से चलता है। जैसे हमको बीए प्रोग्राम करना है तो बीए आर्ट्स, बीए सोशल या बीए कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश ऑनर्स अलग अलग, बीए हिस्ट्री पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स अलग अलग, इस तरीके से। बीएचयू में बात करेंगे तो बीए आर्ट्स एक और बीए सोशल एक होता है। डीयू में जाएंगे तो वहीं पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलने लगेंगे। सिमिलरली बीएससी कोर्सेज में बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, इस तरीके से कहीं कहीं चलता है। कहीं कहीं इसी को अलग कर दिया है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरीके से उसने कोर्स में ऑलरेडी डिवीजन करके रखा है। तो हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं,
वो उस पर्टिकुलर उसके अंदर कौन कौन किस किस नाम से कोर्सेज हैं, पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए। दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनमें क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, इस टाइप की बातें आप सभी के मन में होंगी। तो पहली चीज तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए कोर्स वाइज, और वो आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो आप देखोगे तभी आपका ये वाला पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, उस वीडियो को देखकर आप समझेंगे क्या, वहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात ये, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स में आपको अप्लाई करना है। कोई ये नहीं करेगा कि मैं 2 ही यूनिवर्सिटी में लेना चाहता हूं, आप लेना क्या चाहते हो वो अलग मैटर है। अभी आपको फॉर्म भरने में क्या 4 यूनिवर्सिटी भर देंगे तो क्या कोई समस्या है? नहीं। 40 यूनिवर्सिटी भर देंगे तब भी उतना पैसा लगेगा, 4 भरेंगे तब भी, 1 भरेंगे तब भी। तो हम क्यों ना मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दें। कई बच्चों का यहां पर यह प्रश्न होता है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म ना भरूं, मान लीजिए मैंने पेपर दिया, मेरा स्कोर आया, तो क्या मैं उस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर दूंगा? नहीं कर सकते। जो करना आप अभी करोगे, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो उसको आप अभी ही आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम जितना चाहे उतनी यूनिवर्सिटी के जितने चाहे उतने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप वहां पर एलिजिबल होंगे तब। पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी पे कोई रोक नहीं, नंबर ऑफ कोर्सेज पे कोई रोक नहीं, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम भर देंगे। हमको पता है कि हमको नागालैंड नहीं जाना है, लेकिन तब भी हम नागालैंड भर देंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं भर सकता हूं फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कोई एक मान लीजिए स्टूडेंट है, जैसे कि मान लीजिए वैभव एक स्टूडेंट है, और हम ये चलिए माने कि ये जो है ये मान लीजिए बीए कोर्स, मान लीजिए बीए की तैयारी कर रहा है वैभव। तो वैभव क्या करेगा? वैभव बीए वाली वीडियो देखेगा, वहां पर एक कागज उठाएगा, पेन उठाएगा। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये काम हम लोग खुद आपको करके देने वाले हैं। ये मैं बता देता हूं कि हम लोग आपको कोर्स वाइज फॉर्म कैसे भरें इसकी वीडियो देने वाले हैं, जिसमें बीएससी मैथ का फॉर्म कैसे भरें, बीए का फॉर्म कैसे भरें, बीएससी बायोलॉजी वाले फॉर्म कैसे भरें, बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैसे भरें, बीकॉम, बीएलएलबी, सारे कोर्सेज के हम लोग इंडिविजुअल आपको वीडियोस देने वाले हैं। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन तब भी आप ये काम खुद से करेंगे तो कुछ सीखेंगे आप। ठीक है, डायरेक्ट आपको किया कराया मिल जाएगा तो आप सीखेंगे नहीं। तो आप क्या करोगे सर? लिखोगे सबसे पहले कि सबसे पहले बीएचयू में बीए कैसे कर सकते हैं। बीए 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बीए आर्ट्स और एक हम कर सकते हैं बीए सोशल साइंस। तो 2 कोर्सेज हमको यहां पे मिल गए। अब ये भी देख लोगे, तुरंत यहीं पर आप लिख लेंगे कि बीए आर्ट्स में क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक लैंग्वेज देना है और एक जनरल टेस्ट देना है, ऐसे लिख लीजिए बगल में। इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। फिर आप यहां पे लिखोगे ऐसे डीयू। डीयू में क्या क्या है? बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीए ज्योग्राफी। अब हर एक बात बहुत समझ लीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना पैरामीटर, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया अलग है। ये मत सोचिएगा कि जैसे बीएचयू में बीए आर्ट्स के अंदर सारे लिंग्विस्टिक सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे, बीए सोशल साइंस के अंदर आपको सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस मिल जाएंगे, वो चीज आपको डीयू नहीं मिलना है। डीयू पहले से सेपरेट करके रखा हुआ है। अब ये चीज मैं आपको यहां पे एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, अब फिर यहां पर मैंने क्या किया, बीए ऑनर सोशल साइंस लिया, इसको ऐड कर दिया। फिर यहां पे क्या किया मैंने, बीए आर्ट्स अगर मैं लेना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे बीए आर्ट्स, रुक जाइए 1 मिनट, बीए आर्ट्स आपका कहां गया, बीए आर्ट्स, ये देखिए ये है बीए आर्ट्स, इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये है कि मुझको मान लीजिए कि बीएलएलबी भी करना है, तो बीएलएलबी भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो चाहा मैंने कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट कर दिया। रैंडम मत करिएगा कि एक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स के फिर दूसरे यूनिवर्सिटी का दूसरा कोर्स। एक यूनिवर्सिटी जो उठाइए उसके सारे कोर्सेज जो आप भरना चाहते हो एक ही बार में आप सारे भर दो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने हो गया बीएचयू का हो गया, मैं डीयू का करूंगा, तो यहां पर आपका 1 मिनट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वेट, नीचे आइए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बी ऑनर जर्नलिज्म, हिंदी। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इंग्लिश लेना है, इंग्लिश भी ले लिए। चलो अब यहां पे मुझको एक बी ऑनर्स हिस्ट्री लेना है, तो यहां पर हम हिस्ट्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर देख के जहां पर भी हो, जैसे मान लीजिए मुझको पर्शियन करना है, पर्शियन मैं यहां पे लेके यहां पर ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप एक यूनिवर्सिटी पकड़ोगे, उसके जितने कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारे कोर्सेज यहां पर पहले आप अप्लाई कर लोगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका
क्या होगा कि जो हमारे अलग अलग कोर्सेज के वीडियोस गए हैं, डिटेल में गए हैं, डिटेल में चीजें समझाई गई हैं, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। पहले उन वीडियोस को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद एक पेज पे इस तरीके से नोट करते चलिए कि डीयू के इन 8 कोर्सेज में मैं वैलिड हूं और यहां पर क्या पूछा जाएगा उसके सामने लिख लीजिएगा। ये सब चीजें वहां पर लिखी हुई है वीडियो में, बस आपको एक कागज पे नोट करना है, ताकि क्या होगा, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी और आप फिर प्रॉपर जो है वो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, तो पहला तो मैंने बता दिया कि ये एक तरीका होगा, और यहाँ पर जो भी प्रश्न है मैंने कुछ नोट भी किए, मैं उसको भी देख लेता हूँ। तो जैसे कि कई बच्चे थे कि सर मैं बीए आर्ट्स करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं बीए करना चाहता हूँ, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ। तो पहली चीज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर दो। यूनिवर्सिटी में कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये मत सोचिएगा सबसे पहले बीएचयू भरेंगे तो बीएचयू टॉप प्रायोरिटी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले डीयू नहीं नागालैंड भी भर दोगे, इसका मतलब ही नहीं पहले नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, बस भरने का एक तरीका है वो, ठीक है, कोई उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, पहली चीज। दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज, जैसे कि अब बीए है तो कौन कौन से कोर्सेज मैं लूं, कौन कौन से कोर्सेज मैं एलिजिबल हूं, तो वो सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। हाँ, जो हम लोग यहां पर कोर्स वाइज फॉर्म कैसे भरे की वीडियो देंगे, वहां पर हम लोग डिटेल, वहां पर आपको ये जो इसका कहिए एक तरीके से हम आपको सीधा सीधा ऐसे परोस देंगे आपके सामने कि अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए आप इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स को भर सकते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि ये वाला जो आपका स्टेप है ना, ये स्टेप हम आपको भर के एक सैंपल प्रोवाइड कर देंगे। अब उस सैंपल में अगर आपको कोई रिमूव करना है, कोई ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो उसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं, इसकी वीडियोस आपको बहुत जल्द चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक, और इसमें जो है कि जैसे कि इन्होंने ये कुछ लोगों का प्रश्न है कि अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगा फिर मैं बाद में उसमें एडमिशन लेना चाहूंगा तो कतई एडमिशन नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम कितने यूनिवर्सिटी कितने कोर्स में भरें, जितना चाहे उतना भरें। तो 5-6 क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग जो आते थे मैंने उनको क्लियर किया है। अब ये जो कोर्स वाइज समस्याएं हैं, इसमें कई सारी समस्याएं कोर्स वाइज हैं। बीए की कुछ अपनी समस्याएं हैं, बीएससी मैथ की कुछ अपनी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं की बात हम लोग पर्टिकुलर कोर्सेज वाले वीडियोस में करते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं पहला जो आपका मेजर डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये हो गया है तो इसको हम यहां पे भर देते हैं कि मान लीजिए मैंने इतना भर दिया, अब यहां पर इसको मैं यहां पे इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दूंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो यहां पर आ रही है दूसरी सबसे बड़ी समस्या, वो आती है हमारे स्लॉट की समस्या। और यहां पे आ रही है कैसे हम यहां पे सब्जेक्ट्स को भरेंगे। देखिए पहले से भरा हुआ है, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं, ठीक है, अपडेट कर देते हैं इसको। ठीक, चलिए अपडेट करेंगे अब इसको हम लोग। देखिए अब यहां पे क्या करना है आपको, मैंने बोला आपके पास 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 स्लॉट्स प्रोवाइड किया। मैं एक बेसिक बात पहले समझाता हूं। यहां पे स्लॉट की पहले बेसिक बात समझा दूं, फिर भरना आपको सिखा दूंगा। स्लॉट एंड टेस्ट पेपर का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। आपके पास यहां पर 2 स्लॉट्स हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। इसका मतलब क्या है, दोनों स्लॉट में पेपर देना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक स्लॉट में पेपर दे सकते हैं, दे सकते हैं। दोनों स्लॉट में दे सकते हैं, दोनों स्लॉट में दे सकते हैं। जैसा आप चाहो वैसा हो सकती हैं चीजें यहां पे, लेकिन यहां पे समझना पड़ेगा क्या चीजें समझनी, वो ध्यान दीजिएगा। स्लॉट का मतलब बस इतना, इन्होंने 2 पेपर की टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, कि ये पेपर इतने से इतने बजे चलेगा, ये पेपर इतने से इतने बजे चलेगा। इन्होंने क्या किया अपनी तरफ से, स्लॉट 1 में इन्होंने एक लैंग्वेज रख दिया है, 2 डोमेन रख दिए हैं और एक जनरल टेस्ट रख दिया है, ठीक है, एक जनरल टेस्ट रख दिया है। दूसरे स्लॉट में इन्होंने फिर से यहां पे 2 लैंग्वेजेस रख दिए यहां पे, और यहां पे आपके पास 4 डोमेन रख दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने यहां पे टोटल इतना काम किया हुआ है, ठीक। ये आप कर सकते हो यहां पे। अब यहां पर आपको ये देखना, ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो। अगर आप यहां आओगे तो यहां से आपको एक लैंग्वेज ले लेनी है, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, और यहां से आपका जो है वो 2 लैंग्वेज और आपका यहां पे 4 डोमेन, ठीक। इतना आपको यहां पे सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहां पे समझिए आपको क्या करना है। अब आपका पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको कौन कौन से पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको ये 3 डोमेन अटेम्प्ट करना है और प्लस मुझको एक लैंग्वेज देना है, ये मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया। अब यही टेस्ट पेपर आपको सिलेक्शन वहां पे करना है। कैसे करेंगे
ये हम कोई कंपलसरी है कि स्लॉट 1 देना ही है, कोई कंपलसरी कि स्लॉट 2 देना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हम चाहे तो सिर्फ स्लॉट 2 दे दें, चाहे तो सिर्फ स्लॉट 1 दे दें, लेकिन वो डिपेंड करेगा यहां पे कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को भी अगर जनरल टेस्ट देना है तो उसको स्लॉट 1 में जाना ही पड़ेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है आप, क्योंकि स्लॉट 1 में ही सिर्फ जनरल टेस्ट है। ठीक, ये समझिए यहां पे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे बोलता हूं किसी को 3 डोमेन का पेपर देना है प्लस जनरल टेस्ट देना है, ठीक है, तो वो क्या करे, उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन ये है, कई ऑप्शन बनेंगे, मैं समझाता हूं कैसे। पहला ऑप्शन ये बनेगा कि ये 2 डोमेन ले ले स्लॉट 1 में, ठीक, और एक जनरल टेस्ट ले ले स्लॉट 2 में, सॉरी स्लॉट 1 में ही, मतलब स्लॉट 1 में 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ले लेगा, एक डोमेन बच जाएगा, वो तीसरा डोमेन उसको मजबूरी में यहीं पर लेना पड़ेगा, मतलब सेकंड स्लॉट में लेना पड़ेगा। आप कह रहे हो सर 3 डोमेन इसी में ले लीजिए, अगर 4 ले सकते हैं तो ले लीजिए, यहां पे आप तीनों डोमेन ले लीजिए, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए आपको स्लॉट 1 में आना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक स्लॉट की फीस जो है वो 650 रुपए है, तो अगर मान लीजिए आपने दोनों स्लॉट को टच किया तो 1300 रुपए, एक स्लॉट में ही अगर रह गए तो आपका सिर्फ 650। अच्छा, एक स्लॉट में कैसे रह सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको हो गया 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज हमको देना है, तो क्या करें? बड़ा आसान है, इसमें से एक लैंग्वेज ले लेंगे और यहां से 3 डोमेन ले लेंगे, यहां से 3 डोमेन ले लेंगे, यहां से एक लैंग्वेज ले लेंगे, हमारा काम ओके हो जाएगा, सिर्फ स्लॉट 2 में मैं पेपर दूंगा। ठीक, दूसरी चीज यहां पर मान लेते हैं कि किसी को ऐसा हुआ सिर्फ 3 डोमेन का पेपर देना है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो तीनों डोमेन स्लॉट 2 में दे दे, तो उसका सिर्फ 650 रुपए फीस लगेगा। मान लीजिए किसी के साथ ऐसा केस आ रहा है कि उसको एक लैंग्वेज देना है, 3 डोमेन देना है और एक जनरल टेस्ट देना है, तो मजबूरी में इसको अब स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में पेपर देना पड़ेगा। 3 डोमेन यहां ले सकता है, एक लैंग्वेज भी यहां ले सकता है, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए उसको यहां पे आना ही पड़ेगा। तो पहले ये डिसाइड हो जाए कि आपको कौन कौन से पेपर देने। यहां पर फिर से मैं एक सलाह दूंगा कि आप मैक्सिमम ऐसा इतने सारे टेस्ट पेपर को एटलीस्ट सेलेक्ट करिए कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ नए सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, आप ऐसा ढूंढो कि क्या टेस्ट ऐसे कौन कौन से टेस्ट पेपर मैं सेलेक्ट करूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर सकूं। ऐसा मत करिएगा कि आपने सिर्फ 3 डोमेन ले लिया, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लीकेबल हो, ये कभी नहीं करना है आपको। और हर एक कोर्स का अपना एक है पैटर्न। जैसे अगर मैं बात करूं बीएससी कोर्स की, तो बीएससी कोर्स में 3 डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लिए, उसके साथ एक लैंग्वेज ले लिए, हमारा काम ओके, हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स के लिए वैलिड हो जाएंगे। ऐसे बीए कोर्सेज में भी है कि आप क्या है कि आप लैंग्वेज लिए, जनरल टेस्ट लिए, अब जनरल टेस्ट लेना ही पड़ेगा, मैक्सिमम जहां पर जनरल टेस्ट है, और कहीं कहीं डोमेन है तो वहां पे कुछ आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है कि मैक्सिमम आप जो है वो टारगेट कर सकें। इस चीज को तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक। और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करने में आपका सिर्फ पैसा ही लग रहा है ना, तो आप कर लो अभी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब सब्जेक्ट की तैयारी कर लोगे, नहीं कर सकते, लेकिन अभी जैसे कि मान लीजिए कोई बीएससी का बच्चा है, उसने क्या किया, एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम ले लिया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप ना चाहो तो ना करो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आप यहां पर जनरल टेस्ट को भी ले लो, ठीक है, बस आपका पैसा लगेगा। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप इसकी तैयारी करो, ऐसे ही दे देना, बिना तैयारी के दे देना, नहीं देने का मन होगा मत देना, लेकिन अभी आप इसको भर लो। क्या पता आपका मान लीजिए मन चेंज हो जा रहा है कि नहीं, मैं जनरल जहां जिस यूनिवर्सिटी में चाह रहा हूं वहां पे जनरल टेस्ट मांगा था, तब क्या करेंगे, फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप मैक्सिमम जो टेस्ट पेपर्स हो सके उसको अप्लाई करिए, एकदम स्पेसिफिक मत कर दीजिए कि पता चले ऐसा पेपर सेलेक्ट किए सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कतई मत करिएगा, ठीक है, नहीं बहुत झेल जाएंगे। अभी ये ठीक है कि मेरी एक चॉइस होगी कि मैं यहीं जाना चाहता हूं, ये बात सही है, वो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका डिसीजन अभी नहीं लेंगे, उसका डिसीजन हम पेपर देने के बाद लेंगे। पेपर देने के बाद हमारे पास चॉइस होगी, जो चाहेंगे हम वो लेंगे। अब इसमें कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम मान लीजिए जनरल टेस्ट भर दिए तो हमारा उसमें हम पेपर नहीं देंगे तो मेरा तो मार्क्स कम हो जाएगा। भैया मार्क्स कहां जुड़ेगा, मेरिट कहां बनेगी, पहले इस बात को समझिए। तो मेरिट वाली बहुत समस्या आ रही है। मेरिट वो जुड़ेगी जो यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया होगी। जैसे यूनिवर्सिटी ने बोला, बीएचयू ने बोला कि मुझको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स से मतलब है,
तो वो सिर्फ आपके पीसीएम के मार्क्स को ही जोड़ेगा, उसके अलावा आप 72 टेस्ट अलग से दिए हैं उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काउंट ही नहीं करेगा। आप जैसे मान लीजिए बीएचयू में हैं और आप बीए के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहां पर वो आपके एक लैंग्वेज का और यहां पर आपके जनरल टेस्ट का मार्क्स, बस इतना ही जोड़ेगा वो। आप डोमेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लें ना लें उससे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी को उससे मतलब हो, तो जिसको जिससे मतलब है सिर्फ उसी को वो मेरिट में काउंट करेगा। अगर उसने बोला कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के डोमेन का नंबर काउंट करूंगा तो सिर्फ उसी का करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। बोला है सिर्फ हिस्ट्री डोमेन का नंबर काउंट करेगा तो सिर्फ हिस्ट्री डोमेन का काउंट करेगा। बोला है कि वो एक लैंग्वेज, एक लीगल स्टडीज और एक जनरल टेस्ट को काउंट करेगा तो सिर्फ इतने को काउंट करेगा, उसके अलावा आपने जो भी पेपर्स दिए हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की चीजें यहां पे होने वाली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको स्लॉट वाली बातें नहीं, कोई समस्या अब नहीं होगी। और यहां पर अगर मैं बताऊं आपको भरने के लिए, जैसे कि यहां पर देखिए आपको भरना है तो स्लॉट 1 है। जैसे अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहां पर कोई है जिसको पीसीएम विथ इंग्लिश भरना है, तो वो क्या करे, तो पीसीएम विथ इंग्लिश अगर आपको भरना है, ढेर सारे बच्चों का प्रश्न था, तो आप चाहो तो स्लॉट 1 को चूज ही मत करो, सीधा स्लॉट 2 भरो। जैसे कि मैंने देखो यहां पे स्लॉट 1 सारे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, एक लैंग्वेज हिंदी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया सीधा स्लॉट 2 में। तो सिर्फ स्लॉट 2 सेलेक्ट करूंगा तो 650 रुपए लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका चांस बन रहा है कि आप सिर्फ एक स्लॉट पे जा सकते हो तो सिर्फ एक स्लॉट भरिए, क्या दिक्कत है उसमें। जैसे मान लीजिए आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना है, तो एक लैंग्वेज लेके 3 डोमेन ले लिया, सिर्फ 3 डोमेन लेना है तो तीनों डोमेन मैं यहां पर ले लूंगा। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के मन में अब दूर हो गए होंगे, अब कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। ये आप यहां पे भर लीजिए, ठीक, इसमें कोई इश्यू यहां पे किसी को नहीं, ठीक है। वेट, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहां पर किसी को भी यहां पर इशू नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आगे आप चाहोगे तो आगे सेव कर दोगे, यहां पर आपका आगे यहां पे बढ़ जाएगा, फिर क्या क्या आपने सेलेक्ट किया है वो यहां पर आपको दिखा भी देगा, ठीक। अब यहां पर कुछ जो प्रॉब्लम्स आई हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं पर्टिकुलर, ठीक है, जो मैंने यहां पे नोट किया है। लगभग 5-6 प्रॉब्लम है जो कि स्लॉट में चल रही थी। सबसे पहला चीज तो यही आया था कि मुझको 3 डोमेन सेलेक्ट करना है, तो क्या मैं सिर्फ स्लॉट 2 में कर लूं, इससे कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं, आप तीनों डोमेन स्लॉट 2 में चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डोमेन एक लैंग्वेज आप दूसरे स्लॉट में कर लो, कोई इशू नहीं है। कंपलसरी है क्या कोई स्लॉट? कोई स्लॉट कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी पेपर है, अगर आपको जैसे मान लीजिए बीएचयू में आप 4 है और बीएचयू बोला हम जनरल टेस्ट लेंगे तो जनरल टेस्ट देना कंपलसरी, बाकी कुछ कंपलसन नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मैंने पहला स्लॉट में लिया, दूसरे स्लॉट में मैंने कुछ नहीं लिया। अरे दूसरे स्लॉट में नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर स्लॉट में पेपर लेना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो चुकी होगी अब तक। अब यहां पर अगला जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने 4-5 इश्यूज आपके यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन के थे वो दूर हो गए। स्लॉट वाले 4-5 प्रॉब्लम थे वो दूर हो चुके हैं। अब आइए डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसमें आपको ढेर सारी समस्याएं आने वाली हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या समस्या आ रही है, मेजरली क्या समस्या है? मेजरली सबसे बड़ी समस्या है कास्ट सर्टिफिकेट। और कोई डॉक्यूमेंट में इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंट लग भी नहीं रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और इसमें भी किसको समस्या आएगी? ईडब्ल्यूएस को आएगी, ओबीसी को आएगी, और यहां पर एससी एसटी वालों को आएगी, इतने वालों को। अब यहां पर देखिए मैं आपको समझाता हूं, लेकिन 1 बाय 1 समझिएगा। यहां पे सबसे पहला प्रश्न, सर हमको सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चाहिए या सेंट्रल लेवल का चाहिए? सबसे पहला बड़ा प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर मैं बनवा नहीं पाया हूं अभी सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट, अच्छा कुछ पहले बातों को समझाता हूं फिर आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगा। कि दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सर अभी मैंने बनवाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन वो बनने में समय लगेगा, तो अभी मैं फॉर्म भरने के लिए क्या करूं? दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूं? उसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का चाहिए।
लेकिन ऐसी कोई बात आपको SC ST के केस में नहीं देखने को मिलेगी। SC ST में उन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं किया है विथ प्रूफ। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं यहां पर आपको एक प्रूफ भी देता हूं। ये देखिए यहां पे, यहां आइए, यहां अगर आप देखोगे जनरल EWS के लिए अगर यहां पर देखोगे, जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। जनरल वालों की EWS की मैं बात करूंगा तो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। दूसरी चीज OBC वालों का 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। लेकिन SC ST कैंडिडेट्स के लिए ऐसी डेट जो है वो कोई भी मेंशन नहीं की है, कोई भी डेट यहां पे मेंशन नहीं की। इसका मतलब है कि पुराना भी चल जाएगा यहां पे, ठीक। दूसरी चीज यहां पर दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, EWS और OBC वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इनका सर्टिफिकेट नहीं है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो पुराना अपलोड करने की गलती मत करिएगा। आप लोग क्या अपलोड करोगे वहां पे, आप लोग वहां पर एक इन्होंने एनेक्सर दिया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहां पर इन्होंने एक आपको दे दिया है, उसकी जगह पर ये वाला डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे। वो डॉक्यूमेंट आपको कहां पर मिलेगा, वो जो एक डिक्लेरेशन है, उसका नाम इन्होंने दिया डिक्लेरेशन। तो वो जो डिक्लेरेशन है वो आप कहां से अपलोड करोगे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF जो है वो मैं अवेलेबल करवा देता हूं, वहां से आप इसको जो है वो देख लीजिए, ठीक है। एक बार मैं वो दिखा भी देता हूं आपको। ये देखिए वो जो मैं बात कर रहा था, तो EWS वालों के लिए ये आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होगा। ऐसे ही यहां पर OBC वालों का इसके बाद दिया गया है, तो OBC वालों का इसके बाद जो होगा उसको तो वो जो होंगे वो ये वाला जो होगा वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो अपना भरेंगे। कैसे भरेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिल करेंगे, फिल करके स्कैन करके फिर से अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्म में, ठीक। बात समझ गए ये चीज, तो ये चीज आपको करना है। लेकिन ये तो सोल्यूशन हुआ किसके लिए, EWS और OBC। तो मैं ये सजेशन करूंगा EWS और OBC वाले कैंडिडेट जिनके पास 1 जनवरी 2022 का सर्टिफिकेट नहीं है, वो अप्लाई कर दें। अभी के लिए आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। आपका कोई इशू नहीं है। अब EWS और OBC का कोई बच्चा एक भी कमेंट नहीं करेगा कि हमको ये दिक्कत है, उसका काम खत्म। आइए समस्या आती है SC ST वालों के लिए। SC ST वालों की समस्या नहीं है। SC ST वालों का क्या है, कोई डेट नहीं दी गई है तो आप पुराना सर्टिफिकेट आराम से अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सर स्टेट लेवल या ये क्या कहते हैं सेंट्रल लेवल का चाहिए, तो देखिए यहां पर इन्होंने बहुत क्लियरली हर एक के लिए मेंशन किया हुआ है, ठीक। वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है 3 लेवल पे बनता है। एक आपका बनता है ब्लॉक लेवल पे, एक होता है सब डिवीजन लेवल पे, और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो आपका ब्लॉक लेवल का होता है उसको स्टेट वाला माना जाता है, और आपके बाकी दोनों जो वो सेंट्रल लेवल के माने जाते हैं। लेकिन जब तक ब्लॉक लेवल का नहीं बनेगा फिर आगे आपका नहीं बनेगा। सीधे सोचेंगे DM से बनवा लेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, किससे काम चल जाएगा वो यहां पर आपके मेंशन किया गया है। जैसे देखिए EWS की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया है कि कौन इसको दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए इन्होंने यहां पर जैसे लिख दिया यहां पे कि बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार के रैंक के नीचे के ऑफिसर इसको नहीं बना सकते हैं। तहसीलदार के रैंक तक के जो ऑफिसर होंगे वो इसको बना सकते हैं, ठीक। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया, आप इसको आराम से जाके बनवा सकते हो, ठीक। दूसरी चीज यहां पे अगर हम OBC की बात करेंगे तो OBC में अगर आप जब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप किससे बनवा सकते हो, यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कितने सारे से आप बनवा सकते हो। तो यहां पर क्या है कि ब्लॉक लेवल का आपका वैलिड नहीं होगा। यहां पे एटलीस्ट आपको सब डिवीजन लेवल का चाहिए होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि OBC तो आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा, ठीक। तो एक मोटा मानिए कि आपको सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली आपके SC ST के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है। SC ST में आओगे तो यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। और एक बात और मैं बता दूं, SC ST वालों के लिए कोई भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर नहीं की गई है। आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किन किन से करवा सकते हो यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सब डिविजनल ऑफिसर्स तक इन्होंने यहाँ पर बोला है, उसके नीचे आप यहाँ पे नहीं ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारा मेंशन कर दिया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस से आप बनवा सकते हैं, इतना यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया गया है। अगर इनमें से किसी से ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से किसी का भी आप बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से उसको सबमिट कर सकते हैं,
ठीक, ये बात क्लियर हो गई। स्टेट और सेंट्रल का बवाल हटा दीजिए साइड में, और यहां पर देखिए क्या आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो इनमें से किसके तहत बना हुआ है, किसके ऑफिसर के अथॉरिटी का सिग्नेचर है वहां पे, इस चीज को चेक कर लीजिए। और इन्होंने यहां पर पूरा प्रोफार्मा भी दे दिया है कि अगर आपको बनवाना है तो SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं बना है तो आप इस फॉर्मेट को ले जाके बनवा भी सकते हैं, ठीक। वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मैं CUT का फॉर्म भरने के लिए कर रहा हूं, तो वहां पे बन जाएगा कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट वाली जो बात होगी वो भी मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होगी। इन दोनों को तो कोई इशू नहीं है, जो इशू है सिर्फ यहां पर इशू है। और एक ध्यान दीजिएगा, ये लोग डिक्लेरेशन भी नहीं लगा सकते हैं। वो किससे बनवाना है किससे नहीं बनवाना है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो आपको PDF के फॉर्म में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पढ़ लीजिएगा कि ये लोग हैं, क्या उनमें से आपका बना है कि नहीं बना है। उनमें से अगर किसी एक से भी आपका बना है तो कोई इशू नहीं है, स्टेट सेंट्रल गया भाड़ में, उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ध्यान देंगे कि इतने में से ऑफिसर्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक। तो जो डॉक्यूमेंट वाली समस्याएं थी वो मेरे हिसाब से आपकी दूर हो गई होंगी, और डॉक्यूमेंट में इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं आ रही थी। इसके बाद जो है वो आ रहा है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। सर पेपर हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, हम क्या करें। क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने का तो एक मीडियम है। देखिए क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने में बता दूं, आपका पेपर इंग्लिश में जरूर रहेगा, इसके लिए आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। इंग्लिश में आपको पेपर जरूर मिलेगा, प्लस एक कौन सी लैंग्वेज मिलेगा जो आप सेलेक्ट करोगे। अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया तो मुझको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर मैंने तमिल सेलेक्ट कर लिया तो मुझको तमिल और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया तो सर तो पेपर इंग्लिश में ही रहेगा। डिफॉल्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी ही रहेगी। अब इसके साथ आपको हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं जान रहा हूं कि 95% बच्चे ऐसे ही होंगे जो पेपर दोनों भाषाओं में चाह रहे होंगे। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न, सर हम क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो मतलब लैंग्वेज वाला जो होगा, डोमेन वाला, जनरल टेस्ट सब में लागू होगा। पहली बात समझिएगा, लैंग्वेज का पेपर जिस लैंग्वेज में होगा उसी लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी का पेपर इंग्लिश में नहीं आता ना, कहीं ऐसा देखें, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो लैंग्वेज का पेपर तो उसी लैंग्वेज में रहेगा। ये जो आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करोगे वो वैलिड होगा आपके डोमेन में और आपके जनरल टेस्ट में। जैसे अगर आपने क्वेश्चन पेपर चूज किया हिंदी तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, डोमेन के लिए और जनरल टेस्ट के लिए। आपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज किया तमिल तो क्वेश्चन पेपर आपको डोमेन का हर पेपर और आपके जनरल टेस्ट का पेपर इंग्लिश और तमिल दोनों में मिलेगा। तो इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा, उसके लिए नहीं सोचना है, सोचना दूसरी भाषा के लिए है, ठीक। ये बात समझ गए। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे कई बच्चे चाहते हैं डोमेन मेरा इंग्लिश में मिल जाए, मुझको जनरल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए, ऐसे कई सारे कमेंट्स आए थे। लगभग मैं बोलूंगा 10 से 12 कमेंट्स तो मुझको यही मिले कि सर मुझको डोमेन इंग्लिश में देना है लेकिन मुझको जनरल टेस्ट हिंदी में देना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी चूज कर लेना, ताकि आपको इंग्लिश तो वैसे भी मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी आपके लिए दोनों हो जाएगा। समझ गए ये चीज, ठीक। ये बात क्लियरली समझ जाइएगा कि आप अगर आपने गलती से इंग्लिश चूज कर दिया तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में मिल जाएगा, फिर आप फंस जाओगे। इसलिए हिंदी चूज करिए ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम का जो है वो काम खत्म होता है। अब यहां पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या, फॉर्म भर चुके हैं सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी गई, मेरा टेस्ट पेपर ऐड नहीं करूंगा तो मेरा उस यूनिवर्सिटी के लिए मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूं मैं सर। तो देखिए आपने अगर फॉर्म में कोई भी गलती किया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने की वजह से आपकी गलती हुई है तो आपको परेशान नहीं होना है। इस बात से श्योर रहिए कि एनटीए करेक्शन का मौका देगा जिसमें वो चीजों को फिर से मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने कॉमन सेंस से ये बात बोल रहा हूं। ये कोई भी आधिकारिक बात नहीं है, ना ही मालवीय एकेडमी की आधिकारिक बात है, ना ही एनटीए की आधिकारिक बात है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये कि आपको फॉर्म में करेक्शन का वो बकायदा मौका देंगे। वो भी देख रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बीच में एलिजिबिलिटी चेंज हुई है तो उससे स्टूडेंट्स को अफेक्ट हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उस चीज को सही करने का एक चांस वो देंगे, ठीक। तो उसके लिए घबराएंगे नहीं, शांति से अपनी पढ़ाई करेंगे, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ कॉमन से प्रॉब्लम्स है, मैं उसको यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। जैसे एक तो गैप सर्टिफिकेट और मार्क्स डिडक्शन का बड़ा हो रहा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में गैप होने पर मार्क्स डिडक्ट होते थे, अब ऐसा है, अब नहीं है ऐसा,
ठीक है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो अब नहीं है ऐसा वहां पे, ठीक। तो गैप सर्टिफिकेट की तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, ये सब तो कोई बात नहीं करना है किसी को, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हाँ एक तो सबसे बड़ा प्रश्न डीयू वाला आ रहा है, जो देखिए डीयू में बहुत क्लियरली अभी एक लेटेस्ट वेबिनार हुआ था जिसमें क्लियर कर दिया गया सीयूईटी के उन्हीं सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हो जो आपने क्लास 12th में अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, इसका एक मतलब बहुत गलत मतलब बच्चों ने निकाला कि सर मेरा 12th में पीसीएमबी था तो क्या मुझको 4 डोमेन देने पड़ेंगे? ये आपसे कौन बोला? अरे ये डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में क्या बात बोली गई। जैसे मान लीजिए डीयू के किसी कोर्स में बोला कि आपको 3 डोमेन देना है, तो उसका ये मतलब है कि ये जो 3 डोमेन आप चूज करोगे वो अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट में से चूज कर लेना। मतलब आपने वो जो 3 डोमेन सेलेक्ट करेंगे वो आप अपने क्लास 12th में पढ़े हो। अब आपने पीसीएम भी पढ़ा तो मतलब चारों में पेपर थोड़ा दे देंगे, आप पीसीएम में पेपर देंगे, ठीक है, या पीसीबी में देंगे, जैसा आपका मन करे। लेकिन आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो आप क्लास 12th में जरूर पढ़े हो, ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न थे, सर मेरा 12th में ये 5 सब्जेक्ट था तो 5 से मैं पेपर दूंगा डीयू के लिए ना। अरे 12th से डीयू पे मत जाइए, डीयू से अपने 12th पे आइए, साइकिल को उल्टा मत कर दीजिए ना। डीयू की क्या क्राइटेरिया, उससे आप वहां पर आएंगे अपने 12th में कि डीयू कह रहा है कि 2 डोमेन लेना, तो वो दोनों डोमेन आपका पढ़ा होना चाहिए 12th में, बस इस चीज की उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक। ये बात भी ऑलमोस्ट मैं समझता हूं आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आप अभी कोई चेंज चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, कोई करेक्शन आएगा तभी आप कर सकते हैं। फॉर्म में चेंजिंग पेमेंट के पहले तक जो मन चाहे वो चेंज करिए, लेकिन पेमेंट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी और ऑलमोस्ट इसके बाद जो है वो कोर्स वाइज इश्यूज हैं कि बीए के कुछ अपने इश्यूज हैं, बीएससी मैथ के कुछ अपने इश्यूज हैं, वो अलग अलग कोर्सेज के इश्यूज हैं, तो वो हम लोग अलग अलग कोर्सेज के वीडियोस में डिस्कस करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन समस्याएं थी आपको मैंने 15 बोला, लगभग मैंने 20-18 प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर दिया। और जितने भी कमेंट्स थे अभी भी आप उसमें चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को डाल दीजिए, हम ऐसे वीडियोस आपको और भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नहीं तो 70-80% बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या अगर आपकी समस्या दूर हो गई हो तो दोनों चीजों को कमेंट बॉक्स में क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि सर मेरी ये समस्या थी, दूर हो चुकी है। जो जो वीडियोस मैंने बताए, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।